वालों काफी सारे बच्चों की मल्टीपल रिक्वेस्ट आई कि सर जो कॉस्टिंग का हमारा लास्ट पेपर हुआ है उसमें बहुत सारी चीजें टिकी हुई हैं, तो आप एक बार उस कॉस्टिंग के पेपर को सॉल्यूशन करा दीजिए हमारा पूरा। तो इस वीडियो में मैंने वो फुल फ्लेश सॉल्यूशन आपके लिए पूरे कॉस्टिंग के पेपर का कर दिया है। एक एक आंसर आप मैच कर सकते हैं, सारे बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करके वर्किंग नोट बना के एकदम मस्त तरीके से मैंने सॉल्व किया है। पेपर कहां से आया था इसकी ऑलरेडी मैं एक वीडियो एमसीक्यू सॉल्यूशन भी डाल चुका हूं और पेपर की डिकॉर्डिंग वीडियो भी मैंने डाली थी कि हमारी बुक के कौन से पेज नंबर से ये क्वेश्चन आया है और इवन अमाउंट भी आपको मैच कराई थी। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, उसे जरूर देखिएगा। क्लासेस पे अभी भी ऑफ चला हुआ था, कल रात को कुछ प्रॉब्लम आ रही थी क्लासेस में बच्चों को बाय करने के लिए, तो मैंने उसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। तो आप अभी भी क्लासेस में प्राइसेस चेक कर सकते हैं kdcclasses.in पर जाकर, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको फटाफट से बताता हूं। पहली बात तो इन डिटेल सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए इसका तो मुझे बताना, मैं इसको लाइव कराऊंगा इन डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप बताना कि आप इन डिटेल सॉल्यूशन के लिए लाइव आने के लिए रेडी है क्या। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ नहीं, टेलीग्राम का पीडीएफ मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप ले सकते हैं। अब मैं बिना किसी देरी के करता हूं क्वेश्चन को शुरू, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेक्शन नंबर बी पार्ट। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे कि सर इस पूरे सॉल्यूशन का लाइव लेकर आइए। अभी तो मैं शॉर्ट में आपको कैलकुलेशन समझा दूंगा, लेकिन अगर आप बोलोगे कि लाइव सॉल्यूशन में आओ तो मैं आपके सारे डाउट्स भी लूंगा वहां पर। तो अभी आता हूं मैं सेक्शन नंबर बी पे। सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? सर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था? आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा? सर एक कॉस्ट बना दीजिए, मतलब इससे चिंटू क्वेश्चन, फॉरगेट अबाउट कि हमारी बुक से क्वेश्चन है, इससे चिंटू क्वेश्चन मैंने अपनी दुनिया में नहीं देखा आज तक। मतलब एग्जाम में आया हुआ क्या पूछ रहा है, इसमें सारी चीजें निकाल के तो दे दी आपने। और जिन बच्चों ने उस दिन लाइव लिया था कॉस्ट शीट वाला, उसमें मैंने बनाया था बड़ी कॉस्ट शीट, छोटी कॉस्ट शीट, तो बड़ी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट के बेस पे क्वेश्चन दिया है आपको। तो मैंने कहां से सॉल्यूशन कराया है इसका, मैंने कहा जल्दी से बता देता हूं मैं आपको। तो ये रहा आपका सेक्शन नंबर बी का ए पार्ट। यहां पर आप लिख लीजिएगा कि हम ये क्या बना रहे हैं, हम ये कॉस्ट शीट बना रहे हैं। तो जब हमने कॉस्ट शीट बनाई तो हमने कॉस्ट शीट में क्या बनाया? तो कॉस्ट शीट में हमने लिखा डायरेक्ट मटेरियल, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। में क्वेश्चन से मैच नहीं कराऊंगा आपको, वो हम लाइव में करेंगे। आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जब मैं ओपनिंग 20,000 प्लस परचेज 165 और माइनस क्लोजिंग 35 बोल रहा हूं, इसका मतलब ओपनिंग जो है मेरे पास वो कहां है? ये रहा ओपनिंग का 20,000 और 165 की रॉ मटेरियल की परचेज है और क्लोजिंग जो है वो 35,000 का। आप खुद से क्रॉस चेक कर सकते हैं इसको। ये मैंने किया, उसके बाद मैंने डायरेक्ट लेबर लिखा, उसके बाद प्राइम कॉस्ट आ गई। और क्वेश्चन में लिखा था, क्वेश्चन वाली एडजस्टमेंट पढ़ा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन ने लिखा था जो डायरेक्ट लेबर है हमारे वो 120%, 1,20,000 है, जो कि फैक्ट्री ओवरहेड के 120% को रिप्रेजेंट करता है। इसे या तो सीधा कर सकते हो आप, 1,20,000 को 120% से डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो, फैक्ट्री ओवरहेड का 120% जो है वो मेरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, जो कि 1,20,000 है। तो फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालेंगे? इसे उधर लेकर डिवाइड कर देंगे और 1 लाख आ जाएगा। तो ये हमने ये कैलकुलेशन की फैक्ट्री ओवरहेड्स की 1,00,000 रुपए की। नेक्स्ट आया ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आ गई। जो क्वेश्चन में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी गिवन है, अमाउंट आप वहां से क्रॉस चेक कर सकते हो, उन्हें प्लस माइनस कर दिए। तो नेट वर्क्स कॉस्ट, या इसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बोल दूंगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था मुझे यहां पर कि जो भी आपके ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं वो जनरल नेचर के हैं, और जनरल नेचर के एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। और मुझे आप बताना कहीं आपने गलती से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो ऐड नहीं कर दिए। ये गलती बच्चे कर सकते हैं, जबकि क्वेश्चन ने नीचे स्पेसिफिकली लिखा है। तो यही जो मेरी आपकी क्या नाम है नेट फैक्ट्री कॉस्ट जो बनने वाली थी, वही मेरी क्या बन गई? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मैंने एडजस्टमेंट कर दी। तो ये आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि 3,50,000 है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मैंने यहां पर लिखे 18,000 के, सेलिंग ओवरहेड्स आगे 22,000 रुपए के, कॉस्ट ऑफ सेल आगे 3,90,000 रुपए की, और प्रॉफिट आगे 1,10,000 रुपए का, सेल्स आगे 5,50,000 रुपए की। सीधी जो अमाउंट्स गिवन थी बस मैंने वो पुट की, और उसमें कोई भी एडजस्टमेंट जैसी चीज नहीं है जो मुझे एक्सप्लेन करनी हो। सेकंड का जो बी पार्ट है वो आपके इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी आईसीआई सीए वालों का क्वेश्चन था। मैंने आपको मैच भी कराया था, उन्हीं की बुक से मैंने यहां पर एक ये आंसर और एक बजट का आंसर सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, क्योंकि अमाउंट और डिजिट भी सेम थी। तो इस क्वेश्चन में जब आप आओगे तो आपको जो मटेरियल वाला पार्ट है उसमें आपको क्या निकालना था? मटेरियल वाले पार्ट में आपको निकालना था मिनिमम स्टॉक ऑफ पी। तो मिनिमम स्टॉक ऑफ पी सॉरी, इसमें पी क्यू आर है और उसमें ए बी सी है। तो जहां ए लिखा है उसे आप पी मान लेना, जहां बी लिखा है उसे आप क्यू मान लेना, और जहां सी लिखा है उसे आप आर मान लेना। ए की जगह पी, ए की जगह पी, ठीक है। अब पी की बात करते हैं तो मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे निकलता है? नीचे फॉर्मूला लिखा है रीऑर्डर लेवल, और जो इसका क्वेश्चन है वो हूबहू सीए वाले एग्जाम की तरह है। तो मैंने उसका सॉल्यूशन नीचे डाल दिया है। आप इसे एक बार, फॉर्मूला लिखा है अमाउंट्स लिखिए, फॉर्मूला लिखा है अमाउंट्स लिखिए। किसी को भी डाउट हो किसी भी अमाउंट में तो सीधा कमेंट बॉक्स में बोलेंगे सर इसका लाइव सॉल्यूशन लेके आओ। तो मैं एक टाइम बता दूंगा आपको, टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि कौन से टाइम पे मैं लाइव आऊंगा और आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को डाउट आया होगा। क्वेश्चन ने पूछा क्या हमसे थर्ड क्वेश्चन के ए पार्ट में, उसने कहा आपको कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड जो कि 2023-24 में है, और एनालाइज करना है उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो थर्ड क्वेश्चन के ए पार्ट में आता हूं मैं सबसे पहले।
थर्ड क्वेश्चन के ए पार्ट में क्वेश्चन ने लिखा था कि एक्चुअल जो ओवरहेड्स हमारे यहाँ हुए हैं, ओवरहेड जो एब्जॉर्ब हुए हैं वो हुए 1,50,000 दिन काम करके। स्टैंडर्ड का रेट था 20 रुपए का, तो 30 लाख रुपए के एक्चुअल ओवरहेड्स हुए हैं, जबकि टोटल एक्चुअल ओवरहेड 35,50,000 मतलब ये होने चाहिए थे। एब्जॉर्प्शन का मतलब इसके बेसिस पे रिकवर होनी चाहिए थी, जबकि टोटल जो एक्चुअल ओवरहेड्स हुए हैं वो 35,50,000 के थे, जिसमें लास्ट ईयर के ओवरहेड भी शामिल है, वो हटाने थे आपको। आइडल टाइम के ओवरहेड्स है 2 लाख रुपए की। ये सब चीजें कहां लिखी हैं, ये रहा, जरा ध्यान से देखिएगा कहां गए फटाफट से, ये रहा। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ 35,50,000 जो कि इस साल हुए हैं, 2 लाख रुपए जो है वो स्ट्राइक ऑफ पीरियड के थे और 1 लाख रुपए जो है वो आपके किसके थे, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो मैंने कहा दोनों ही चीजें हटा दीजिए आप, लास्ट ईयर वाला भी हटा दीजिए और आइडल टाइम वाला जो स्ट्राइक वाला पीरियड था यहां पर लिख दीजिए। आइडल टाइम का मतलब है यहां पर स्ट्राइक, जो स्ट्राइक की थी लेबर ने वो भी हटा दीजिए। तो जो बाकी बचा आपका वो बचा इफेक्टिव ओवरहेड्स, और उसे जो ऑब्जर्व करना है आपको वो 30 लाख के हिसाब से करना है। मतलब एब्जॉर्प्शन जो आपका आंसर आया था वो आया था 30 लाख, तो 32,50,000 में से जब आप 30 लाख माइनस कर देंगे तो आपकी अंडर रिकवरी आ जाएगी 2,50,000 रुपए की। क्वेश्चन यही बताया कि जो अंडर रिकवरी है इसके बारे में कुछ बताते हैं हम आपको। नेक्स्ट, ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट 40% ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स वर ड्यू टू फैक्ट्री इनएफिशिएंसी, और रेस्ट जो है आप इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर, मतलब इन्फ्लेशन की वजह से हो गया। तो 40% जो अमाउंट था आपका वो इनएफिशिएंसी की वजह से था, और 60% जो अमाउंट था वो आपका किसकी वजह से था, इन्फ्लेशन की वजह से। तो 2,50,000 का जब 40% करोगे तो 1 लाख आपका इनएफिशिएंसी की वजह से आ गया, और 60% जो अमाउंट है वो आपका 1.5 लाख रुपए आ गया, जो कि आपका इन्फ्लेशन की वजह से है। अब आपके जो सीएमए इंस्टीट्यूट है, जो सीएमए इंस्टीट्यूट है उसके हिसाब से मैंने सॉल्यूशन लिखा है। हालांकि हम इनकी अलग अलग ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन सीएम इंस्टीट्यूट ये कहते हैं कि इस पूरे 2,50,000 के हिसाब से आपको सप्लीमेंट्री रेट निकाल देना चाहिए। तो हमने सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकाला, सर हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड क्वेश्चन में गिवन था 50,000 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक भी क्वेश्चन में गिवन था 12,000 रुपए, तो यानी कि हमने बनाई कितनी होंगी, तो भाई हमने बनाई होंगी टोटल 62,000 यूनिट्स, और कुछ यूनिट हमने बनाई 20,000 यूनिट्स, जो कि 65% कंप्लीट थी। देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन में कहां लिखा है, कह रहे हमारे पास 20,000 अनकंप्लीट यूनिट्स है जो कि 65% कंप्लीट है, तो हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल लिए, तो हमारे पास क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आ गया 13,000 यूनिट्स का। अब जो टोटल यूनिट्स हुई वो हुई हमारे पास 75,000 यूनिट्स। अगर मैं इसका सप्लीमेंट्री रेट निकालूं तो पूरे 2 लाख 2.5 लाख रुपए की जो अंडर रिकवरी है वो आप 75,000 यूनिट से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.33, और जो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर करना है 50,000 यूनिट्स पे चला जाएगा। जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है वो 13,000 यूनिट्स के थे, और जो फिनिश गुड्स है वो 12,000 रुपए अलग अलग जगह आप भेज देंगे। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पेपर, बिल्कुल रॉकेट साइंस की तरह सुपर फास्ट बता रहा हूं। सॉल्यूशन के लिए लाइव के लिए आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, हमारी बुक है 207 पेज नंबर है, वीडियो एक नीचे डली हुई है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ने इसमें क्या बोला है हमसे, आपको बताना है एक तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है फाइनेंशियल रिकॉर्ड के हिसाब से और कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से, और दोनों को रिकंसाइल कर देना है। तो पहले जो फाइनेंस का डाटा दिया हुआ है मुझे एज इट इज लिखना है, मतलब इनकम इनकम की जगह और एक्सपेंस एक्सपेंस की जगह। तो उसके लिए मैंने बनाया पीएनएल। पीएनएल में मैंने पहले लिखा मटेरियल, वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स 50, 30 और 16, ये रहा 50, 30 और 16। उसके बाद क्वेश्चन ने दिया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, बेड डेट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस। तो ये सारे खर्चे मैंने पहले सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ये दो चीजें, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये सब चीजें माइनस करके पहले मैंने निकाला ग्रॉस प्रॉफिट। थोड़ी अकाउंट्स वालों को भी रख ली कि भाई ऐसे प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो जो क्वेश्चन में गिवन था एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, बेड डेट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और लीगल चार्जेस, वो सब एज इट इज मैंने लिखा। डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मैंने दोनों इनकम साइड लिखे, और मेरा जो नेट प्रॉफिट आना चाहिए फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से वो 12,90,000 रुपए आना चाहिए। अब आपको एक अलग से कॉस्ट शीट बनानी है, और कॉस्ट शीट में जो जो इन्फॉर्मेशन अलग से दी है कॉस्टिंग की, तो वो तो आप कॉस्टिंग के हिसाब से निकालेंगे, और जिस इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा वो आप अकाउंट्स वाली ही ले लेंगे। जैसे कि उसने कहा कॉस्ट अकाउंटेंट सेम पीरियड के लिए रिवील कर रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल जो कंजम्पशन था वो 56 लाख रुपए था, जबकि तुमने यहां कितना लिखा है 50 लाख रुपए। तो मैंने कॉस्ट शीट में जब मटेरियल लिखा तो वो 56 लाख रुपए का लिखा, ये रहा 56 लाख। वेजेस के बारे में उसने कुछ नहीं बोला तो मैंने एज इट इज लिख दिया, ये आगे प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालने का उसने मुझे तरीका बताया कि 20% जो है आपका प्राइम कॉस्ट का है, तो हमने वो तरीका लिया। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के बारे में कुछ नहीं बोला तो हमने एज इट इज ले लिया। फैक्ट्री कॉस्ट आ गई हमारी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आ गए। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस के लिए उसने बोला कि हमारी जो कॉस्टिंग है उसमें 6 रुपए पर यूनिट, 6 रुपए पर यूनिट लगाते हैं, तो हमने 1,24,000 का 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन निकाल लिया। अब आते हैं नेक्स्ट। इस साल आपने 1,24,000 यूनिट्स बनाए, इस साल आपने 1,24,000 यूनिट्स बनाए। अब जरा ध्यान से देखेंगे, क्या आपके पास क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो चाहे आपका इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में बोले या ना बोले, जो फाइनेंशियल वाला क्लोजिंग स्टॉक है आपको उससे नहीं निकालना होता, अपना क्लोजिंग स्टॉक खुद निकालना होता है। तो आई होप आप अपना क्लोजिंग स्टॉक खुद निकाल के आए होंगे। क्लोजिंग स्टॉक जब आप निकालेंगे तो जितनी अमाउंट का खर्चा हो गया, जितनी यूनिट्स पे बना है, पर यूनिट कॉस्ट आ गई, और मल्टीप्लाई बाय 4,000 रुपीज का, 4,000 यूनिट्स की इसकी अमाउंट थी, तो अमाउंट आएगा 3,49,161। कोई भी अमाउंट आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ह्यूमन एरर हो सकता है, हमसे भी हो सकता है, तो कोई भी
भी अमाउंट अगर ऊपर नीचे हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इतनी अमाउंट का आ जाएगा। सेलिंग ओवरहेड्स के बारे में उसने बोला था कि सेलिंग ओवरहेड्स 8 रुपीज पर यूनिट है। यहां पर भी काफी सारे बच्चे गलती करके आए होंगे, मैं स्टार लगा के बताता जा रहा हूं। यहां पर भी काफी सारे बच्चे क्या गलती करके आए होंगे कि 1,24,000 पे 8 रुपए के हिसाब से लगा के आ गए होंगे, जबकि जो सेलिंग ओवरहेड्स है वो यूनिट सोल्ड के बेसिस पे निकलता है। तो हमने यहां पर फटाफट से अमाउंट लिख दिया 9,60,000, टोटल कॉस्ट आ गया, प्रॉफिट आ गया और ये आ गया। ये मैंने आपको सिखाया था रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना। आई होप उस दिन सारे बच्चों ने लाइव में ज्वाइन किया था रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आई होप सारे बच्चों ने ज्वाइन किया था। अब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब मैंने बनाई यहां पर, तो सबसे पहले कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से लिख लिया मैंने अमाउंट क्या थी, हमारा प्रॉफिट क्या आया। तो कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट आया 565,161 और जो मुझे मैच करना है वो 12,90,000 तक ले जाना है, जिसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले खर्चों को इवेल्युएट करूंगा। जो ओवर वैल्यूएशन थी कॉस्ट रिकॉर्ड्स में रॉ मटेरियल 6 लाख रुपए से थी, क्योंकि वहां पर 50 लाख था, यहां पर 56 लाख था। तो मैंने कहा भाई 6 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है, जो एक्सपेंस है वो कॉस्टिंग में ज्यादा लिखा हुआ है, जिसने हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया होगा तो हमने इसे बढ़ा दिया। ऐसे ही फैक्ट्री ओवरहेड्स भी हमारे यहां ज्यादा लिखे हुए तो हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया होगा तो हमने बढ़ा दिया। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स भी हमारे यहां ज्यादा लिखे हुए, तो जितने से ज्यादा लिखे हुए उतना ही अमाउंट मैंने ऐड कर दिया। अब कुछ ऐसे एक्सपेंस थे जो फाइनेंस में माइनस हुए थे, जिसकी वजह से फाइनेंस का प्रॉफिट कम हो गया, तो आज मुझे कॉस्ट में से भी माइनस करने पड़ेंगे। वो कौन कौन से थे, बेड डेट्स थे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस थे, लीगल चार्जेस थे। फिर कुछ ऐसी इनकम थी जो सिर्फ फाइनेंस में ऐड हो रखी थी, जो हमारे यहां ऐड नहीं होते थे, अब उसको मैं ऐड करूंगा। तो डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे यहां पर जो है ओवर वैल्यू कर रखा था, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा था, क्योंकि क्रेडिट साइड आता है या फिर हम माइनस कर देते हैं उसमें, जिसकी वजह से मैंने उसे माइनस कर दिया है और प्लस माइनस करके सारी अमाउंट्स को अमाउंट आ गया है आपका 12,90,000। 3 स्टेप थे इसके अंदर, कहीं गलती होगी तो स्टेप मार्किंग मिलेगी। सबसे पहला पॉइंट था इसके अंदर आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाकर उसका नेट प्रॉफिट निकालना, कॉस्ट शीट बनाकर उसका प्रॉफिट निकालना, दोनों को रिकंसाइल कर देना, और वो हमने कर दिया है। मैं चला आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आया, क्वेश्चन नंबर 4 आया आपका कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 4 आया भाई आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट से। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया जिसमें उसने क्या कहा कि बस जो है 3 बार चलती है। पहली बार में जो बस जाती है वो जाती है आपकी न्यू टाउन और सिटी विलेज के बीच में 250 किलोमीटर, और ट्रिप जो है 10 दिन चलती है। तो मैंने पहले इसका किलोमीटर निकाला, मैंने कहा भाई किलोमीटर निकालते जरा फटाफट से। तो मैंने पहले किलोमीटर जब निकाला तो मैंने यहां निकाला, कहां गया, ये रहा किलोमीटर। तो भाई 250 किलोमीटर चलती है राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब जाएगी भी और आएगी भी, और 10 दिन चलती है। मैंने कहा अच्छा, और कहीं भी चलती है क्या सर? ये कहां लिखा है कि राउंड ट्रिप होता है? मैंने कहा बताता हूं, ये रहा, विलेज भी जाती है और वापस भी आती है। वो 10 दिन चलती है, और उसके बाद 10 दिन न्यू टाउन एंड राजपुर के बीच में चलती है, और न्यू प्राण और राजपुर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है, और 10 दिन ही चलती है। तो 200 किलोमीटर इंटू 10 दिन करूंगा, 200 जाना 200 आना, तो 200 इंटू 2 400 हो गया, और 10 दिन तक चलेगा। और लोकल में भी आप 5 दिन बस चलाते हो, और लोकल में 80 किलोमीटर पर डे चलती है। और जब लोकल की बात की जाती है तो वहां पर रिटर्न जर्नी नहीं होती है। तो यहां पर आपको क्या करना था, सिर्फ 80 मल्टीप्लाइड बाय 5 डेज, तो ये आपका आ गया टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स। अब आते हैं सर पैसेंजर्स कितने थे। तो क्वेश्चन में पैसेंजर्स के बारे में नीचे इंफॉर्मेशन दी, कह रहे जो आप पहली वाली जर्नी करते हो ना उसमें 90% ऑक्यूपेंसी है, जो दूसरी वाली जिसमें राजपुर आ गया था आपका उसमें 80% है, और जब लोकल जाते हो तो फुल रहती है, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होती। तो हमने कहा 60 पैसेंजर्स का अगर 90% कर दूंगा, फर्स्ट का मतलब है मैं पहली जर्नी की बात कर रहा हूं, सेकंड का मतलब मैं दूसरी जर्नी की बात कर रहा हूं, थर्ड का मतलब मैं तीसरी जर्नी की बात कर रहा हूं। तो 60 पैसेंजर्स है, 90% ऑक्यूपेंसी के हिसाब से आता है 54 पैसेंजर्स, 60 पैसेंजर का 80% कैपेसिटी के हिसाब से आता है 48 पैसेंजर्स, और 60 पैसेंजर्स का 100% के हिसाब से आता है 60 पैसेंजर्स। सभी के इंडिविजुअल किलोमीटर से सभी के इंडिविजुअल पैसेंजर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाता है मेरा पैसेंजर किलोमीटर। तो मैंने 5000 किलोमीटर इंटू 54, 4000 किलोमीटर इंटू 48 और 400 किलोमीटर इंटू 60, ये सारी अमाउंट्स आपकी आ गई हैं। और जो टोटल पैसेंजर किलोमीटर जिसके बेस पे मुझे भाड़ा निकालना पड़ेगा, फेयर निकालना पड़ेगा, वो आएगा आपका 4,86,000। तो अब आप सारे खर्चे यहां पर जब आपने लिखना शुरू किया तो वहां पर लिखा हुआ था ड्राइवर सैलरी, ये सैलरी, वो सैलरी। तो मैंने इसको ज्यादा चेंज नहीं किया और मैंने इसको मंथ बेसिस पे बना दिया, मंथली बेसिस पे। सारे खर्चे मैंने मंथली बेसिस पे लिख दिए। क्यों पूरे साल में कन्वर्ट करूं? हालांकि आप पर एनम बेसिस पे बना के आए हो तो किलोमीटर्स को भी पर एनम बेसिस पे ही आपको लिखना था। तो आई होप आप ये चीज समझ जाएंगे और आपका आंसर उससे भी आ जाएगा। तो आते हैं हम ड्राइवर की सैलरी। तो भाई ड्राइवर की सैलरी लिख दी हमने 1 महीने की, कंडक्टर की सैलरी, पार्ट टाइम क्लर्क। इंश्योरेंस पे आते हैं। इंश्योरेंस जो दिया था वो 24,000 रुपए पूरे साल का दिया था, और हम पर मंथ पे बना रहे हैं तो हमने 12 से डिवाइड किया था। जिन बच्चों ने पूरे साल पे बनाई होगी तो इनको 12 से मल्टीप्लाई किया होगा और इसको 24,000 ही रहने दिया होगा। इंश्योरेंस के लिए बोला था, डीजल के लिए उसने बोला था कि 90 रुपए लगते हैं, 10 किलोमीटर चल जाता है। तो भाई हमें तो 9,400 किलोमीटर जाना है। ये कैसे पता चला? भाई ये रहा 9,400 किलोमीटर। पूरी जर्नी में जो ऑयल लगेगा मेरा वो 9,400 किलोमीटर का लगेगा। तो अगर आपके यहां पर 90 रुपए में 10 किलोमीटर गाड़ी भाग जाती है तो बताओ जरा 9400 किलोमीटर के लिए आपको कितनी डीजल लगाना पड़ेगा? तो 84,600। ऐसे ही टोकन टैक्स है आपका या टोल टैक्स है, एक बार चेक कर लेना। 36,000 डिवाइड बाय 12 पूरे साल का दिया था मैंने, इसमें पर मंथ में निकाल लिया। परमिट फीस दी हुई थी, सैलरी
ऑयल का फिर से खर्चा देखिए, वो डीजल का था अब ऑयल पे आ जाते हैं। वो कहते हैं 800 रुपए लगते हैं, 200 किलोमीटर भाग जाती है गाड़ी, तो 9400 में कितना जाएगी, तो 37,600। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का अमाउंट दिया था आपको, टोटल कॉस्ट लिख दिया, प्रॉफिट लिख दिया, सेल्स लिख दिया। हालांकि ये बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात है पैसेंजर फेयर निकालना, और जो उसने बोला था कि किराया निकाल के दिखाओ, तो भाई 4,13,100 ये सेल्स ना बोल के, हालांकि मुझे क्या लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए मुझे इसमें टेकिंग्स, सेल्स ना लिख के मुझे क्या लिखना चाहिए इसमें, टेकिंग्स। अब जो टेकिंग्स की अमाउंट है वो कितनी है, 4,13,100 है, तो 4,13,100 को मुझे डिवाइड करना है किससे, पैसेंजर किलोमीटर से, पैसेंजर किलोमीटर से, तो पर पैसेंजर पर किलोमीटर अमाउंट आ जाएगी, और जो आंसर आना चाहिए वो आपका 0.85 आना चाहिए। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको अपने एग्जाम के आंसर थोड़े बहुत तो याद होंगे, पर पैसेंजर पर किलोमीटर। अब जब आप पहली वाली जर्नी करते हो, पहली वाली जर्नी जो स्वीट विलेज था और जो राजपुर था, तो स्वीट विलेज वाली जर्नी में आप 250 किलोमीटर जाते हो। ध्यान रखना, किसी भी पैसेंजर से आप जाने और आने दोनों का किराया नहीं लेते हो, जर्नी का किराया लेते हो। ये नहीं कि वही पैसेंजर जैसी बस रुक जाएगी वो बोलेगा भाई साहब आ गए, चलो मैं धरती छू लेता हूं और अब वापस चला जाता हूं। तो कई बच्चे यहां पर भी गलती करके आए होंगे कि 250 × 2 नहीं करना था, आपको एक तरफ की जर्नी का फेयर बताना था, तो 250 ही करना था मल्टीप्लाइड बाय 0.85। तो ये आ गया आपका स्वीट विलेज वाला, और राजपुर वाला आ गया 200 किलोमीटर इंटू 0.85 की भाई एक जर्नी का किराया इतना आ चुका है आपका। सारी अमाउंट्स को आप क्रॉस चेक करेंगे, इसमें आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यहां मैंने किलोमीटर्स वगैरह निकाले थे और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लोकल का क्यों नहीं निकाला सर, लोकल का ना तो उसने पूछा है ना लोकल का निकाला जा सकता है कि कितने किलोमीटर जाएगा, वो पर पैसेंजर के हिसाब से अलग अलग ले लेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 किस चीज का है, फोर्थ का बी पार्ट किस चीज का है, फोर्थ का बी पार्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट का। और कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन में मैंने क्या नया किया भाई, कुछ नहीं किया, इसमें एक ही पॉइंट था पूरे कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन में, कॉस्ट अनसर्टिफाइड निकालना। वो सबसे बड़ा चैलेंज था बच्चों के लिए, और ऐसा एक क्वेश्चन सीए वालों के स्टडी मटेरियल में तो है ही है, हमारे पास भी है ऐसा एक क्वेश्चन 146 डेज वाला, मैंने लिखा भी हुआ है कि हमारी बुक का 241 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा ही है, और मैंने जिस वीडियो में वेरीफाई कराया, आप उस वीडियो का लिंक नीचे मिल जाएगा आपको। तो क्या किया मैंने, मटेरियल, लेबर चार्जेस, सैलरी टू फोरमैन, और मशीनरी है तो उसका डेप्रिसिएशन, सारी चीजें निकाली, सुपरवाइजर है उसने कितना टाइम डिवोट किया, ये सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में गिवन थी, मैंने लिखा मटेरियल, लेबर और सैलरी ऑफ फोरमैन। डेप्रिसिएशन के लिए मैंने वर्किंग नोट बनाया, डेप्रिसिएशन की क्या वर्किंग नोट बनाया भाई, 2,60,000 की मशीनरी है, 15,000 का उसकी स्क्रैप वैल्यू है, 7 साल का उसका क्या है ईयर है, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन आ गया, जिसमें मैंने 146 डेज ही यूज की है। तो डिवाइड बाय 365 करेंगे आप, तो इसका आंसर आएगा 14,000, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन आपने यहां पर लिख दिया 14,000। फिर सुपरवाइजर की एक सैलरी थी, सुपरवाइजर अपना सारा समय नहीं बिताता था, 9 मंथ्स ने हमारे यहां पर दिए और 1/2 समय बिताता था, तो जो भी उसकी सैलरी बनती है उसका 1/2 ही हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखेंगे। अदर एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन थे, तो यहां पर मैं जब मटेरियल एट साइड क्लोजिंग बैलेंस यहां पर लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप टू डेट, जिसको मैं यहां पर ट्रांसफर कर दूंगा कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप टू डेट को, और अब मैं इससे कंपेयर करना चालू करूंगा। यहां से शुरू होता है मेन क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो क्वेश्चन में गिवन थी। ये जो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड निकालना है, जो कि मैंने वर्किंग नोट नंबर 2 का पार्ट लिखा है, तो यहां पर समझाएंगे भाई वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड कैसे निकाला। तो देखो, आपने अभी तक आज तक 10,49,000 रुपए खर्च कर दिए थे, और क्वेश्चन में लिखा था कॉन्ट्रैक्ट 2/3 कंप्लीट है। अगर क्वेश्चन 2/3 कंप्लीट है तो मैं डिवाइड कर दूंगा अगर 2/3 से, इसका मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 100% कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी वो आ जाएगी। तो मैं एक बार निकाल देता हूं, 10,49,000 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 3/2 से, तो ये आ जाएगा 15,73,500। तो 15,73,500 का टोटल काम होगा जो आपको चाहिएगा। अब इस काम में आपका काम सर्टिफाई कितना हुआ है, तो आपका काम इस टोटल कॉस्ट में आपकी जो कॉस्ट सर्टिफाई हुई है वो 50% हुई है, जबकि जो आपका काम हो गया वो 2/3 हो गया। 2/3 को अगर मैं परसेंटेज में लिखूंगा तो 66.6 है। यहां बच्चे काफी सारे फंसे होंगे। 2/3 काम कंप्लीट होने का मतलब है पूरे कॉन्ट्रैक्ट का 2/3 काम कंप्लीट हुआ है। 2/3 का मतलब क्या होता है सर, 2/3 का मतलब होता है 66.67, और उसमें से 50% ही जो आपका आर्किटेक्ट आया है वो सर्टिफाई करके गया है। तो ऐसा कितना काम है जो आपने कर तो दिया है लेकिन सर्टिफाई नहीं हुआ, तो कॉस्ट मैंने लगा दी 66.67% की, जिसमें जो आर्किटेक्ट है वो 50% के लिए सर्टिफाई करके गया है। जब मैं दोनों को माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 16.67%। तो टोटल कॉस्ट का जो कि आई थी मेरी, अरे नालायक मैंने ही मिटा दी, 1049 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, तो 15,73,500। तो यहां पर जो अमाउंट आएगी आपकी, यहां पर मैं लिख देता हूं ये क्या आया होगा, 15,73,500 आया होगा, जिसका मैंने कितना किया है 16.67% किया है, कि टोटल कॉस्ट का
कितने प्रतिशत हिस्सा वो चेक करके नहीं गया, उसी को अनसर्टिफाइड बोलते हैं और आंसर आएगा 2,62,250। अब यहां से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। उसके बाद अपना नोशनल प्रॉफिट निकाल लेंगे, नोशनल प्रॉफिट को प्लस माइनस करके निकालोगे तो आ जाएगा 2,13,250। अब इस 2,13,250 में से कितना अमाउंट पीएनएल में जाएगा, उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लगाया और सभी के लिए प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाए हैं। जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितना कंप्लीट हो चुका है, आपका जो कंप्लीट जो वर्क सर्टिफाइड है 50% है। अब जब 50% होता है तो यहां पर भी काफी सारे बच्चे जो है डाउट में आ गए होंगे कि 1/3 ले जाएं, क्योंकि एग्जैक्ट 50%, तो भाई एग्जैक्ट 50% पे 2/3 ले जाते हैं। तो 2/3 और नोशनल प्रॉफिट और एक आपको रैशनल अप्रोच लेके चलनी थी कि जब कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन में गिवन है तो आप उनको यूज करना था। कुछ बच्चे नहीं करके आएंगे, मुझे नहीं पता कि ये वाली चीज अगर आप नहीं करके आएंगे तो वो सही करेंगे इस वाले स्टेप को या नहीं, लेकिन आपको कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलनी चाहिए थी और जितने परसेंट कैश रिसीव हुआ है उसी का आपको अमाउंट जो है पीएनएल में ले जाना था। तो 1,06,625 अमाउंट आएगी और ये भी आप क्रॉस चेक करेंगे, सारी अमाउंट की कैलकुलेशन एक बार खुद से भी क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में कोई दिक्कत नहीं थी, सिंपल प्रोसेस का क्वेश्चन था। जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला मैंने इन्फॉर्मेशन निकाल दी, मैं यहीं पे दिखा सकता हूं आपको क्वेश्चन ने क्या बोला, सारे बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर ए, प्रोसेस नंबर ए में 8,000 यूनिट्स बनी, जो कि 8,000 यूनिट्स इनपुट हुई, जो कि 9 रुपए के हिसाब से लेके आए। तो मैंने कहा 8,000 यूनिट्स इंटू 9 रुपए के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन से ही क्वेश्चन समझा सकता हूं, मतलब सॉल्यूशन से। वेजेस क्वेश्चन में गिवन थे, डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन थे, ओवरहेड्स क्वेश्चन में गिवन थे, और क्वेश्चन ने ही कहा कि मेरा जो नॉर्मल लॉस का परसेंटेज है प्रोसेस नंबर ए का, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये प्रोसेस नंबर ए है, प्रोसेस ए। तो जितने भी लोगों ने प्रोसेस ए में नॉर्मल लॉस का परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन था 2%, और वो किसका निकालते हैं हमेशा 8,000 का। 8,000 का जब आप करेंगे 5%, तो 5% आएगा उसका 400, और जो उसका स्क्रैप बिक जाता है वो 2 रुपीज के हिसाब से बिक जाता है। एबनॉर्मल लॉस कैसे आया, तो भाई क्वेश्चन ने ही बोला था कि 8,000 का 5% नुकसान हो जाना चाहिए था। तो मैंने जब 8,000 का 5% नुकसान इसमें से माइनस किया तो 7,600 यूनिट्स बन जानी चाहिए थी, जबकि क्वेश्चन ने लिखा है कि जो प्रोसेस ए है उसका आउटपुट जो है वो 7,500 यूनिट्स है, ये रहा। तो 7,500 यूनिट्स अगर आउटपुट है तो इसका मतलब 100 यूनिट्स मेरी और खराब हो गई हैं, तो मेरी जो खराब हुई यूनिट्स हैं वो है 100 यूनिट्स। अब क्वेश्चन ने ही बोला कि प्रोसेस ए से मैंने यूनिट्स बेच दी 2500, जो आउटपुट है उसका 1/3 मैंने बेच दिया है और 2/3 नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया है। तो आउटपुट था 7,500, जिसका उसने 1/3 बेच दिया है, मतलब सेल कर दिया है। बाय बैंक से एंट्री होगी इसकी, या बाय सेल भी लिख सकते हो। 1/3 आ गया 2500 रुपए, जो यूनिट ट्रांसफर हुई है नेक्स्ट प्रोसेस पे वो 2/3 थी, मतलब 5,000 यूनिट्स ट्रांसफर हुई है। अब यूनिट कितने पे ट्रांसफर हुई है ये हमें निकालना है, और यूनिट कितने में बिकी है ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, जितने भी खर्चे थे उन सबको ऐड कर दो और नॉर्मल लॉस की अमाउंट को माइनस कर दो। तो यहां पर जितने भी खर्चे गिवन है 1 2 3 4 हमने सब ऐड कर दिए और नॉर्मल लॉस की अमाउंट को माइनस कर दिया, और 8,000 यूनिट्स को और 400 यूनिट्स को माइनस करके नीचे हमने नॉर्मल कॉस्ट ऑफ आउटपुट निकाल लिया है, और जो कि आया है 12.5। अब ये सर कहां जाएगा, तो ये एबनॉर्मल लॉस वाली अमाउंट में जाएगा, और कहां जाएगा, यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस वाली अमाउंट में जाएगा। फिर आते हैं सर, आप एक बात बताओ, क्या बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट निकालना चाहिए, उसका कोई लॉजिक भी होता है, क्योंकि आपने ये जो सेल की है 15 रुपए की, इसमें क्या प्रॉफिट भी शामिल है, आंसर इज यस, क्योंकि कॉस्ट तो आपकी इस प्रोसेस की 12.5 है। तो जो 2.5 रुपीज का प्रॉफिट है 2500 यूनिट्स बेचने पे 2.5 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो 6,250 है, जो कि हमने यहां पर इसकी करेक्ट मतलब इसको पोस्ट कर दिया है कि इसमें जो पीएनएल वाला अमाउंट शामिल है वो 625 रुपए है। 625 रुपए क्या है, 2500 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, 6,250, एक जीरो में खा गया हूं, 6,250, ठीक है। और आप सारे बच्चे क्या करेंगे, आप सारे बच्चे इसका टोटल खुद लगा लेंगे, मैंने लगाया नहीं, बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, कुछ बच्चे बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आ गए हम नेक्स्ट प्रोसेस पे, प्रोसेस का नाम है प्रोसेस नंबर 2। प्रोसेस नंबर 2 नाम है प्रोसेस का। अब जो यूनिट आपकी ट्रांसफर होके आई है कौन सी से, प्रोसेस ए से, पहले उसे लिखो 5,000 और 62,500 हमने यहां पर लिख दिया, जो इसके वेजेस से, जो इसके डायरेक्ट एक्सपेंस से, जो इसके ओवरहेड से हमने वो लिखे, माइनस कर दिया नॉर्मल लॉस। तो इस साल का जो इनपुट है 5,000, इसका नॉर्मल लॉस 10% है, तो 500 रुपए लिख लिया हमने। अब उसने क्या कहा, जरा देखिए जरा क्वेश्चन में उसने प्रोसेस बी के बारे में क्या कहा। The entire output of B was sold and process A and process B are not responsibility center. Responsibility center का मतलब है आपस में प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रांसफर कर दीजिए। एंटायर जो आउटपुट थी 4800 यूनिट्स की, 4800 यूनिट्स का मतलब क्या है 4800 यूनिट्स का मतलब ये है कि आपने कहा हमने 5,000 की इनपुट डाली, जिसमें से 10% खराब हो जानी चाहिए थी, मतलब 4,500 यूनिट्स ही आपकी बननी चाहिए थी जो आपने सोचा था, लेकिन जो आपका आउटपुट निकल के आया वो 4,800 यूनिट्स आया। इसका मतलब आपने 300 यूनिट्स एक्स्ट्रा बना ली। तो जो 300 यूनिट्स एक्स्ट्रा बना ली है वो एबनॉर्मल गेन वाली साइड, मतलब डेबिट वाली साइड आ जाएगी। इसमें भी सारे खर्चे लिखेंगे, नॉर्मल लॉस की अमाउंट लिखेंगे, इसी तरीके से इसका कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 21.8। तो एबनॉर्मल गेन में भी 21.8 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहां पर भी, यहां पर कहां कुछ बचा नहीं। अब देखो जरा ध्यान से, 25 रुपए में मैंने बेच दिया, 21.8 का प्रॉफिट था, तो मेरा 3.2 का इसमें
21.8 की कॉस्ट थी, तो 3.2 जो है मेरा इसमें 3.2 का मेरा प्रॉफिट आ गया। और कितनी यूनिट्स बेची मैंने? 4800 यूनिट्स। तो 4800 यूनिट्स बेची तो 15,360 रुपए का मेरा पीएनएल में फिर से प्रॉफिट चला गया और दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो गई। इन डिटेल डिस्कशन चाहते हो, अमाउंट की कैलकुलेशन जानना चाहते हो, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा कि भाई हमारे लिए लाइव आओ, तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। अभी के लिए बच्चे ताकि क्रॉस चेक कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ का बी पार्ट वो आया आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से जो क्वेश्चन आया था उसमें भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बातें नहीं थी, बिल्कुल सिंपल सिंपल सिंपल, वन ऑफ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पूछा क्या है उसने पूछा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस। मैं जो अपने बच्चे को सिखाता हूं वो सिखाता हूं मैजिक टेबल। मैजिक टेबल में आपको क्या करना होता है? एसपी इंटू एसक्यूएओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसक्यूएओ? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। एसपी का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस और आरएसक्यू। आरएसक्यू का फुल फॉर्म क्या है? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एसपी इंटू एक्यू, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। ये सारी चीजें आपको लिखनी है, किसमें से क्या माइनस करके कौन सा वेरिएंस आएगा ये मैंने लिख दिया है। अब मुझे कौन कौन सी चीजें हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है? स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी। इस क्वेश्चन में वो सारी चीजें गिवन थी। दो चीजों के लिए आपको सिर्फ वर्किंग नोट बना था, दैट इज एसक्यूएओ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जिन बच्चों को रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना आता है वो समझते हैं कि जो भी मेरी एक्चुअल क्वांटिटी लगी है उसे स्टैंडर्ड के रेशियो में बांट दीजिए। एक्चुअल क्वांटिटी लगी है 44 केजी और 66 केजी, तो 44 केजी और 66 केजी को मैंने टोटल कर लिया, तो आ गया 110 केजी, उसे स्टैंडर्ड के रेशियो में बांट दिया। और जब आप स्टैंडर्ड का रेशियो देखेंगे तो वो होगा 60% और 40%। तो जब आप इस अमाउंट को 60% और 40% में बांटेंगे तो आपने क्या किया? गलती से 44 केजी लगा दी मटेरियल एस की और मटेरियल टी की लगाई आपने कितनी? 66 केजी, जबकि उल्टा होना चाहिए था कि यार आपको 110 केजी ही लगाने थे, तो रेशियो कम से कम ठीक कर लेते। तो रेशियो हमने ठीक किया, तो 66 और 44 आया, वो मैंने यहां पर पुट कर दिया है 66 और 44। फिर आते हैं इधर एसपी इंटू एसक्यूएओ। एसक्यूएओ क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा था कि एक्चुअल आउटपुट जो है मेरा वो 90 केजी है, ये रहा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनपुट की क्या होनी चाहिए? तो यही तो लिखा है। हम सोचते हैं कि 10% का लॉस होगा और हम 60-40 के रेशियो में चीजों को डालेंगे, तो मैंने इसको फॉर्मूले पुट करके लिखा है कि एसक्यूएओ निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय बजटेड इनपुट डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट थी मेरी 90 केजी, सोचा था मैंने 60 केजी लगाऊंगा और मैंने ही सोचा था कि 90 केजी बन जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है प्रोसेसिंग लॉस 10% अज्यूम किया है। अगर इस क्वेश्चन में यहां पर एक्चुअल क्वांटिटी 80 केजी होता तो क्या चेंज हो जाता क्वेश्चन में? तो सर चेंज क्या हो जाता यहां पर? तो एक्चुअल यहां पर आता 80 केजी, फिर आता 60 केजी और डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट 90 केजी होता उस समय पर। इस बार क्वेश्चन में क्या ट्रिक थी? उसमें उन्होंने सोचा था कि 10% का नुकसान होगा और 10% का ही नुकसान हुआ है। ये दोनों पॉइंट कॉमन आ गए हैं, जिसकी वजह से जो आपका एसक्यूएओ बिल्कुल सिंपली 60 और 40 केजी आ गया है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर इन सब चीजों को आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ये सारी चीजें निकल जाएंगी। फर्स्ट में से इसे माइनस करोगे तो यील्ड वेरिएंस आ जाएगा, इसमें से इसे माइनस करोगे तो मिक्स वेरिएंस आ जाएगा, इसमें से इसे माइनस करोगे तो यूसेज वेरिएंस आ जाएगा, लास्ट को माइनस करोगे कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा और इसको माइनस करोगे प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। जो भी अच्छा बच्चा बैठ के इस वीडियो को देख रहा है तो सारी चीजों को माइनस करके मुझे निकाल के बताएगा कि यील्ड, यूसेज, मिक्स, प्राइस और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे आया और फेवरेबल आया, एडवर्स आया। क्योंकि 1600 से जब आप 1760 पे जाओगे तो नॉर्मल एडवर्स आएगा या फेवरेबल आएगा। तो भाई 1600 की कॉस्ट सोची थी और 1760 हो गई है तो एडवर्स आएगा, लेकिन 1600 और 1540 में 60 रुपए का आपका यूसेज वेरिएंस क्या आएगा? 60 रुपए का यूसेज वेरिएंस आपका क्या आएगा? फेवरेबल आएगा। और इसमें भी फेवरेबल आएगा आपका कौन सा? ये वाला जो अमाउंट है, प्राइस वेरिएंस भी आपका फेवरेबल आएगा और टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस सारे बच्चे मुझे निकाल के दिखाएंगे इसी बात पे। और यहां तक देख के बिना लाइक किए देख रहे हो तो बहुत गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भाई आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 तक काफी बच्चे हाई तौबा बचा रहे थे कि सर मार्जिनल कॉस्टिंग का पता नहीं कहां से आ गया, जीवन नष्ट कर दिया इसने। मैंने कहा नालायक को, जीवन नष्ट इसने नहीं किया, जीवन नष्ट तुमने अपना किया है समय वेस्ट करके। इतना सिंपल क्वेश्चन था, मैं दिखाता हूं आपको। देखो वो कह रहे हैं हमने 10,000 यूनिट्स बनाए, 1 लाख यूनिट्स बनाई हैं और 3 लाख रुपए का हमारा मटेरियल है, 2 लाख रुपए का हमारा लेबर है और प्रोडक्शन ओवरहेड में वेरिएबल 60,000 का है और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में वेरिएबल 90,000 का है। तो मैंने कहा भाई मैं पहले वेरिएबल हटा लूं, वेरिएबल। तो मेरे पास कितनी यूनिट्स कितनी पता चल गई है वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं इन सभी वेरिएबल कॉस्ट को, जैसे कि 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 60,000 प्लस 90,000, ये सारी कॉस्ट 6,50,000 रुपए बनती है, जो कि मैंने 1 लाख की यूनिट पे लगा दिया। तो 6.5 मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ गया। हालांकि मैंने बहुत सुंदर तरीके से प्रेजेंट करके लिखा है कि मटेरियल का इतना बनता है, लेबर का इतना, प्रोडक्शन ओवरहेड का इतना और सेलिंग ओवरहेड्स का इतना। 6.5 की मेरी वेरिएबल कॉस्ट बनती है। सेलिंग प्राइस ये रहा, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो अभी करंट में क्या कंट्रीब्यूशन है वो पता चल जाएगा। फिर क्वेश्चन से मैंने कहा क्या मैं फिक्स कॉस्ट को भी अलग अलग हटा लूं? जी हाँ, 3 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट ये रही, 1.5 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट ये रही और एक फिक्स कॉस्ट ये रही 1.5 लाख रुपए की। तो 3 लाख प्लस 1.5 लाख हो जाता है आपका 6 लाख रुपए। तो फिक्स कॉस्ट मैंने यहां पर लिख दी है 6 लाख रुपए। अब चलता हूं मैं, क्वेश्चन ने पूछा क्या है मैं उसकी सारी चीजों का डिमांड का बात बताता हूं। कह रहा आप बताइए, कैलकुलेट करना है आपको अमाउंट ऑफ सेल रिक्वायर्ड, जो कि टारगेट प्रॉफिट हमारा 25% ऑफ सेल्स इफ द पैकिंग इज इंप्रूव्ड एट अ कॉस्ट ऑफ कितना?
1। अब पैकेजिंग चार्जेस जो है 1 पर यूनिट है, इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो वो क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है कि अपनी जो अभी एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट है 6.5 की, उसको बढ़ाओ 7.5 कर लो उसको पर यूनिट में, और उसके बाद आपको टारगेट प्रॉफिट कमाना है 25% ऑफ सेल्स का। सेलिंग प्राइस के बारे में कुछ नहीं बोला, तो सेलिंग प्राइस को सेम रखना है, तो बस आपको फॉर्मूला लगा देना था। नया सेलिंग प्राइस जो है वो 15 ही रहने वाला है, लेकिन नई वेरिएबल कॉस्ट 7.5 हो जाएगी, जो हमारे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को 7.5 पे पहुंचा देगी। अब डिजायर्ड सेल्स जो क्वांटिटी वाला फॉर्मूला है वो क्या कहता है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट और डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और जिन बच्चों की मैथ वीक है वो यहां पर कैलकुलेशन में अटक गए होंगे। डिजायर्ड सेल्स मैंने मान ली x, और यहां पर 6 लाख का मैंने फिक्स कॉस्ट जो कि कोई चेंज नहीं हुआ, 15x का मैंने मान ली सेल्स, सर 15x कैसे ली, x यूनिट्स में 15 रुपए के सेलिंग प्राइस से, तो मेरी सेल्स आ गई x की टर्म्स में, मैंने उसे 25% प्रॉफिट में निकाला, तो 15 का 25% कितना आया था, मैं भूल गया, 15 का 25% कितना आया था, 3.75 आया था। जो बच्चे यहां से कैलकुलेशन ना समझ पाए, मेरी तरह कमजोर कैलकुलेशन वाले, मैथ मुझे बड़ी टफ लगती थी, तो मैं 7.5x को इधर लेके आ गया, 6 लाख रुपए मेरे उधर ही रह गए, और माइनस कर दूंगा और प्लस कर दूंगा मैं इसमें 3.75x आ जाएगा 15 को 25% से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो उसके बाद जब आप 7.5x में से माइनस करेंगे 3.75x, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 6 लाख रुपए। तो जब आपको x की टर्म्स निकालनी है तो x कैसे आएगी सर, 6 लाख डिवाइडेड बाय जो भी इनमें से माइनस करके आ रहा है, तो 7.5 माइनस 3.75 तो 3.75 ही आएगा। और 6 लाख को जब आप डिवाइड करेंगे, 6 लाख डिवाइड बाय 3.75, तो आपका आंसर आएगा 1,60,000। मैंने 16,000 क्यों नहीं दिया, 1,60,000 यूनिट्स को आपको बेचना पड़ेगा। मैंने कोई अमाउंट तो गलत नहीं लिखी है, 7.5 ऊपर गया, 7.5 ही आया, 3.75 दोबारा से चेक कर लेता हूं। सारे बच्चे खुद से निकालेंगे इसको और मुझे बताएंगे जरा फटाफट से। 6 लाख डिवाइडेड बाय 3.75, 1,60,000 यूनिट्स जो है आपको सेल करनी पड़ेगी, तो आपको ये वाला प्रॉफिट मिल जाएगा। अब देखो उसके बाद कितना चिंटू क्वेश्चन बन गया, कह रहे एक लार्ज रिटेलर से हमें ऑफर मिला है कि वो 30,000 यूनिट्स खरीद लेगा हमारी। मैंने कहा ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया है, कह रहा पैकेजिंग आपको डिफरेंट ब्रांड की करनी पड़ेगी, और इस बार जो पैकेजिंग है वो 2 रुपए की लगेगी। तो कई बच्चे क्या सोच रहे होंगे, जो हमारी पहली वेरिएबल कॉस्ट 6.5 की थी उसमें पहले 7.5 हुई और अब 2 रुपए ऐड करना है, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हो तो आप क्वेश्चन नंबर 1 की इंफॉर्मेशन को भूल जाओगे। इसका मतलब यह है, जब आप भूल जाओगे इसको, तो उसका मतलब मेरी जो ओरिजिनल वेरिएबल कॉस्ट है वो वही रहने वाली है, और उसमें प्लस हो जाएंगे 2 रुपए। मैंने कहा ठीक है, हाउएवर इन दिस केस उसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंस नहीं करने पड़ेंगे। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात बताई तुमने। और उसके बाद ऑल्सो दिस विल नॉट इफेक्ट एनीवे कंपनीज एग्जिस्टिंग बिजनेस, कह रहे और कुछ बदलेगा नहीं, यानी फिक्स कॉस्ट सेलिंग प्राइस सब सेम रहने वाले हैं। अब इसका एनालिसिस बताओ, मैंने कहा बताता हूं जरा, देखो जरा, सेलिंग प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये कौन सा वाला पॉइंट था, सेलिंग प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो तुम्हारे सेलिंग कॉस्ट थी, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट 0.9 की, मैंने कहा 0.9 सेलिंग कॉस्ट कैसे निकाली आपने, मैंने कहा क्वेश्चन बताता हूं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आपके 90,000 के हैं, 1 लाख यूनिट से जब आप डिवाइड करेंगे तो उसको 0.9 ही आने वाला है, तो आपका पर यूनिट कॉस्ट में 0.9 अब नहीं रहेगा, लेकिन उसकी आपकी पैकेजिंग लगेगी 2 रुपए वाली, तो आपकी जो नई वेरिएबल कॉस्ट आएगी वो आएगी 7.6 की, और नया कंट्रीब्यूशन आएगा 7.4 का। अब आपको क्या करना है सर, अब आपको ये कह रहा है कि बताइए मुझे ब्रेक इवन करना है, तो मैंने कहा ब्रेक इवन करना है तो फिक्स कॉस्ट को भूल जाओ भाई, वेरिएबल कॉस्ट को पकड़ लो। तो जो आपका 7.6 की वेरिएबल कॉस्ट है, दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब यहां पर बच्चे फंस गए होंगे जो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगा रहे होंगे, भाई वो 30,000 यूनिट्स पे ब्रेक इवन प्राइस पूछ रहा है आपसे, तो जितनी वेरिएबल कॉस्ट लग रही है वो उसका वेरिएबल कॉस्ट जो है, फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी लगने वाली है, तो 7.6 रुपीज जो है इसका ब्रेक इवन प्राइस होने वाला है। आई होप आपको समझ में आया। अब आते हैं थर्ड और फोर्थ पॉइंट, मुझे इसके कुछ खास लगे नहीं, छोटे छोटे बच्चों वाले पॉइंट थे। कह रहे ये बताओ अगर हम एक्सपेंडिचर कर दे 3 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट में, ज्यादा बढ़ा दे, अमाउंट में बता रहा है, मतलब फिक्स कॉस्ट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कह रहे सेल जो है इंक्रीज हो जाएगी, प्रेजेंट लेवल 1 लाख यूनिट्स की जगह हम बेचने लगेंगे 1,20,000 यूनिट्स, और प्राइस जो हो जाएगा वो 18 रुपए हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अब न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 18 रुपए, लेकिन फिक्स कॉस्ट बढ़ने वाली 3 लाख रुपए से, तो क्या आपको ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैंने कहा भाई मैं ऐसा कर लूंगा अगर मेरे जो प्रेजेंट प्रॉफिट 2.5 लाख से अगर तुम प्रॉफिट बढ़वा दोगे इस चीज को लेके, तो मैंने कहा चलो फिर से स्टेटमेंट बना लेते हैं। नई जो सेल्स है अब मैं 1 लाख यूनिट्स ना बेच के 1,20,000 यूनिट्स बेचने वाला हूं, नई जो सेलिंग प्राइस है वो मेरी 18 रुपए आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिनल वाली रहने वाली है 6.5 जो हमने सबसे पहले निकाली थी वो रहने वाली है 7,80,000, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका 13,80,000 रुपए का। इसमें से नई फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे क्योंकि पहले वाली फिक्स कॉस्ट 6 लाख थी, क्वेश्चन ने बोला 3 लाख हो जाएगी, तो जब मैं माइनस करूंगा तो अमाउंट आएगा 4,80,000 रुपए, और जो मेरा पहले प्रॉफिट आ रहा था वो 2.5 लाख का था। मैंने कहा कितने का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, 2,30,000 का, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इस प्रपोजल को, क्योंकि इससे आपके प्रॉफिट में रिजल्ट होगा इंक्रीज का 2,30,000 रुपए का। आते हैं फोर्थ वाले पॉइंट पे।
फोर्थ वाला पॉइंट क्या कहते हैं, कह रहे अगर हम क्या कर दें, अगर हम सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर दें, मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है। अब कई बच्चे क्या करके आएंगे, 18 रुपए में से सेलिंग प्राइस रिड्यूस करके आएंगे, जबकि जब आप क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं तो थर्ड को भूल जाइए। तो इसका मतलब मेरा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस तो 15 था, अब वो 2 रुपए से कम करने वाला है, तो मतलब अब मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो 13 हो जाएगा। लेकिन सर उससे क्या होगा, अब तो सेल्स बढ़ेगी। उसने कहा 100 कैपेसिटी पे आप आ जाओगे। अब क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन अभी कितने % कैपेसिटी पे काम कर रहा था। कहां गया क्वेश्चन, क्वेश्चन कहां गया, क्वेश्चन कहां गया, कितने % कैपेसिटी पे काम कर रहा था, कहां लिखा है जी हाँ, उसने कहा कैपेसिटी हमारी 1.5 लाख यूनिट्स की, अभी तो हम 1 लाख पे काम कर रहे हैं। मैंने कहा फुल कैपेसिटी पे काम करोगे तो प्राइस को सस्ता कर दो। तो फोर्थ ऑप्शन में मैंने 1.5 लाख की 1.5 लाख यूनिट्स बनवा डाली, उसमें तो प्राइस है वो 13 रुपए। कई बच्चे 18-2 करके आएंगे, उनका गलत हो गया होगा। 19,50,000 रुपए की आपकी नई सेल्स हो जाएगी, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट में मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, लेकिन वो 1.5 लाख यूनिट्स पे निकलेगी 6.5 के हिसाब से। फिक्स कॉस्ट कुछ नहीं बोला है तो ओरिजिनल वाली रखूंगा, ध्यान रखना 9 लाख नहीं रखूंगा, ओरिजिनल 6 लाख वाली रखूंगा। और जो मेरा नया प्रॉफिट आने वाला है वो आने वाला 3,75,000, जो कि मेरे एग्जिस्टिंग प्रॉफिट, फिर से थर्ड पॉइंट के प्रॉफिट से नहीं, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट 2.5 लाख रुपए से 1.25 मतलब 1.25 लाख का मतलब 1,50,000 रुपए ज्यादा है, इसलिए इस प्रपोजल को भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। क्वेश्चन बड़ा मजेदार था, एग्जाम में हो सकता है आपसे कोई कैलकुलेशन एरर हो गई हो, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आ जाता हूं आज के आखिरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। आखिरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने कहा ऑफिस सैलरी है, जनरल एक्सपेंसेस और सारे परसेंटेज अमाउंट वगैरह दे रखी है, और कोई बात उसने नहीं बोली, और इसका बिल्कुल सिंपल आंसर है, इसमें कोई मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तो 80%, 90%, 100% और 110% पे सारी अमाउंट्स मैंने निकाल के दिखा दी है। ये इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन का था, मैंने वही वाली पीडीएफ लगा दी, इसमें ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। जो 90,000 है और जो 50,000 है वो अमाउंट एज इट इज रहने वाली है। 7,500 और 8,750, ये जितनी भी अमाउंट है वो हर लेवल पे सेम रहने वाली है। 90,000 90,000 90,000 90,000, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन 7,500 7,500 7,000, हर लेवल पे सेम रहने वाली है, ठीक है। और कौन सा वाला पॉइंट था, और कौन सा वाला पॉइंट था, परसेंटेज वाले सारे बदलेंगे। वेजेस जो है वो हर लेवल पे सेम रहने वाली है। और कौन सी बात थी, और कौन सी बातचीत थी जो सेम रहने वाली थी, 3 खर्चे सेम रहने वाले थे या 4 खर्चे, तो 90,000 7,500, रेंट एंड रेट्स 8,750, कहां छुपे हो तुम, रेंट एंड रेट्स को ढूंढो जरा, 8,750 नालायक कहां छुप गया है, रेंट एंड रेट्स ये रहा 8,750। तो 4 खर्चे जो हैं आपके वो फिक्स हैं, जो एज इट इज आ जाएंगे। बाकी सभी खर्चों को आपको परसेंटेज से डिवाइड करना है। मैं एक चीज को बता देता हूं आपको, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जनरल एक्सपेंस 2% ऑफ सेल्स है, तो जो भी आपकी एग्जिस्टिंग सेल्स है उसका 2% लगा दीजिए। तो 80% पे अगर 6 लाख की सेल्स है, तो अगर मैं आपसे पूछूं 100% पे कितनी होगी, तो 6 लाख को डिवाइड करना है आपको 80% पे, तो 7,50,000 आ जाएगा। 100% अमाउंट पे 7,50,000 है। अब जो उसके खर्चे जो भी परसेंटेज में गिवन है एज परसेंटेज ऑफ सेल्स, वो उसी के ऊपर परसेंटेज पे निकाले जाएंगे, यानी 7,50,000 का 2%। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। वीडियो अब अच्छी लगी तो भाई लाइक करना तो बनता है। लाइव सेशन चाहिएगा तो मुझे बता देना, एक एक पॉइंट दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, आपके डाउट और 2 वे कम्युनिकेशन उसमें हो जाएगी। मैंने एक रैपिड तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी क्लासेस अगर आपको चाहिए तो अभी 50% ऑफ चल रहा था, इस वाली वेबसाइट पे आप जा सकते हैं kdcclasses.com, और उसमें आपको बुक वगैरह और अनलिमिटेड रिव्यूज मिलते हैं, बुक फ्री मिलती है। और .in है, .com नहीं है, kdcclasses.in, इस पे जाएंगे आप। 50% ऑफ चल रहा है। कल वेबसाइट पे कुछ इशू आ गया था, काफी सारे बच्चे एक ही समय पर आ गए थे, तो कुछ पेमेंट बच्चों की अटक गई है, कुछ को प्रॉब्लम आ गई, तो मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है उसको। अभी भी आप ऑफर पे ग्रैब कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, और कोई भी आपको डाउट हो तो इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ये क्वेश्चन कहां से है उसकी डिकोडिंग वीडियो मैंने बना रखी है, वो भी आपको क्या नाम है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो।